कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो खून बहा रहा है और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो सोचता है कि वे लोग कितनी दूर तक आ चुके हैं। लेजर बीम्स उनके ऊपर बरस रही हैं। वो उम्मीद को थामे रहता है कि शायद, बस शायद, वे लोग एनिमी को हरा सकते हैं। अचानक कुछ उसकी छाती में चुभता है। वो वहीं जम जाता है। उसे समझने में थोड़ा समय लगता है कि अब उसकी छाती में छेद हो गया है। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। तभी उसे एहसास होता है यह सच में एक जानलेवा वार था। वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। तभी सोचता है कि शायद वो ऐसे ही मर जाएगा बिना कुछ कर पाए। उसकी धुंधली आंखें सामने देखती हैं। वो देख रहा होता है फ्लाइंग ह्यूमनॉइड क्रीचर, मानवता का सबसे बड़ा एनिमी, जिसे लिक्विडेटर कहा जाता है। एक दिन ये अनजान बीइंग आया था और एक पूरी कॉन्टिनेंट को तबाह कर दिया था। इस दुनिया में एक स्पेशल ग्रुप को बनाया गया था ह्यूमैनिटी को इन मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए। उसके पहले मेंबर थे एक आदमी जो एक मैसिव मीटियर स्ट्राइक के बाद भी एक भी स्क्रैच के बिना बच गए थे, सिर्फ एक शील्ड का इस्तेमाल करके। इसलिए लोग उन्हें दुनिया का प्रोटेक्टिंग शील्ड, ब्रायन मिलर, कहते हैं। वहां एक ग्रेट सेज भी है जिसकी पावर पूरी एक डिवीजन के बराबर मानी जाती है। उसका नाम है ग्रेट सेज बेला ऑलब्राइट। इसके अलावा एक आर्चर भी है जिसने एक हाई लेवल ड्रैगन को एक ही तीर में गिरा दिया। उसका नाम है जेकब ब्लूमफील्ड, द डिवाइन आर्चर। फिर है सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्ड्समैन जो कभी भी इस दुनिया में आया, सोर्ड सेंट एमी वाइट। और फिर हैं वो लोग, एक ग्रुप जिसे सपोर्ट यूनिट कहा जाता है। लाशें चारों ओर बिखरी हुई थीं। मौत के करीब पहुंचा हुआ आदमी, हमारा मेन कैरेक्टर ग्रेली, सोचता है कि वे लोग सिर्फ बलि के बकरों की तरह हैं। वो देखता है कि वो एलीट ग्रुप कैसे लड़ रहे हैं और सोचता है कि वे कितने अलग स्तर पर हैं। उसे पता था कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के ग्रेजुएट्स अद्भुत हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना ज्यादा गैप होगा। वो एलीट लड़ाके लगातार लिक्विडेटर पर हमले कर रहे थे। इससे ग्रे को बुरा लगता था कि क्या सपोर्ट यूनिट का वहां होना भी कोई मायने रखता है या नहीं। एमी लड़ती रहती है लिक्विडेटर से। वह बहुत तेजी से उसके ऊपर वॉर करने की कोशिश करती है। ग्रे अपने दांत भींचता है। इतना बड़ा फर्क देखना, चाहे उन्होंने जितनी भी मेहनत की हो, ग्रे के लिए इतना दर्दनाक था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिक्विडेटर स्किलफुली ब्लेड से बचता रहता है जब तक कि एक ब्लेड उसे चोट नहीं पहुंचाती। वो इंप्रेस होता है कि एमी उसे घायल कर पाई, इसलिए अब वो सीरियस हो जाता है। वो एक तेज वॉर करता है और उस वॉर से उसने उस एलीट की बॉडी को 2 टुकड़ों में काट दिया। वो गिर चुके थे, उनके शरीर से खून बह रहा था। ग्रे की आंखें चौंक कर फैल जाती हैं। लिक्विडेटर अब अपना असली रूप दिखाता है। अब वो खेल नहीं रहा। ग्रे विश्वास नहीं कर पाता कि उसने उन्हें एक झटके में ही खत्म कर दिया। उसे एहसास होता है कि तब तक वो बस खेल रहा था। इसे स्वीकार करना ग्रे के लिए बहुत दर्दनाक था कि वे लोग जीत नहीं सकते थे। वो अपने खून में लेटा हुआ था, लेकिन अब भी होश में था। उसके दिल में छेद हुए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उसे यह पहेली लगी कि वो अब भी जिंदा कैसे है। जब उसका खून टपकता है, कोई कमजोर आवाज में बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो खून की बूंद रोशनी में बदल जाती है और धीरे धीरे वो एक संदेश बन जाती है। ग्रे को बुलाया गया कि वह आगे आए, क्योंकि उसके पास एक महान शक्ति है। वो हैरान होकर उठ जाता है। जब वो अपनी सराउंडिंग्स देखता है तो वो एक अंधेरे जगह में होता है जहां बहुत सारे पत्थर के ढांचे हैं। वो पूछता है कि वह कहां है। उसे लगता है कि शायद ये आफ्टर लाइफ है, लेकिन ये बहुत सूना सा है। इसके अलावा उसे एक और बात भी दिखती है, कोई एक आदमी जो एक सिंहासन पर बैठा है। इस इंसान का इंप्रेशन बहुत डिवाइन है। काले कपड़ों में, सिर पर सींग, माथे पर वेल और छाती पर सोने का निशान। उसका चेहरा शांत और भावहीन है। वो मिस्टीरियस क्रीचर उससे कहता है कि वो मरा नहीं है और उसे यह भी बताता है कि उसकी शारीरिक चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं। ग्रे के दिमाग में कुछ आता है। उसकी घायल बॉडी स्क्रीन पर दिखती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने उसे ठीक किया। वो जवाब देता है कि उसने नहीं, बल्कि ये खुद ग्रे की अपनी शक्ति थी, जिससे ग्रे और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो मिस्टीरियस क्रीचर भी इसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता,
क्योंकि वो भी ग्रे की शक्ति को एनालाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो गारंटी देता है कि ये शक्ति लिक्विडेटर की शक्ति से भी ज्यादा है, लेकिन केवल तभी अगर ग्रे उसे ठीक से कंट्रोल कर पाए। ग्रे पूछता है, क्या इसका मतलब है कि वे लोग लड़ाई जीत सकते हैं? वो जवाब देता है कि उसे नहीं पता, लेकिन अभी ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। फिर भी वो मानता है कि लिक्विडेटर को हराना जरूरी है, इसलिए वह खड़ा होता है और ग्रे की छाती पर वार करता है ताकि वह जा सके। फिर एक तेज नीली रोशनी आती है। ग्रे की छाती पर एक मैजिक सर्कल बनता है। वो आवाज कहती है कि वो उसे अपनी शक्ति दे रहा है। आखिरकार ग्रे अपनी खून से सनी बॉडी पर दोबारा जागता है। वो अपनी तलवार पकड़ता है। तलवार की नोक पर काले रंग की ऊर्जा है। मिस्टीरियस क्रिएचर ने कहा था कि यह उसकी अपनी शक्ति है। वो बताता है कि उसकी शक्ति आंख से नहीं दिखती। ग्रे समझ जाता है। लिक्विडेटर अब उसे देखता है। ग्रे बिना देर किए लिक्विडेटर पर वार करता है। वो उसका चेहरा देखता है। लिक्विडेटर यकीन नहीं कर पाता कि अब भी कोई मजबूत इंसान जिंदा बचा है। उसकी छाती पर चोट लगती है। ग्रे को एहसास होता है कि उसका वार असरदार है। वो दोबारा हमला करता है। वो अब कह सकता है कि उसकी शक्ति उससे ज्यादा मजबूत है, लेकिन लिक्विडेटर उसे अंडर एस्टिमेट न करने की सलाह देता है। ग्रे हैरान रह जाता है। उसे यह समझने में वक्त लगता है कि हुआ क्या है। उसका शरीर बीच से कट जाता है। बस उसका निचला हिस्सा बचा है और खून फव्वारे की तरह बह रहा है। लिक्विडेटर उसकी सराहना करता है कि उसने उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर कर दिया। अचानक काले धुएं से चारों ओर की जगह भर जाती है और एक हुडेड आदमी सामने आता है। उसने चेहरा मास्क से ढका हुआ है। उसकी बॉडी काले लौ की तरह है। वो अपनी विशाल काली तलवार उठाता है। लिक्विडेटर चौंक जाता है। वो फौरन अपने चारों ओर बैरियर बना लेता है। काली लौ उसके चेहरे के बाएं हिस्से से बाहर चली जाती है और वहां से ग्रे को पहचाना जा सकता है। लिक्विडेटर पूछता है कि क्या वो सच में इंसान है। ग्रे उसे घूरता है और वो उस पर हमला करता है। उसकी तलवार बैरियर से टकराती है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। लिक्विडेटर को कुछ समझ आता है। उसका बैरियर टूट जाता है और तलवार उसे काट देती है। वो फिर पूछता है कि क्या वो सच में इंसान है। ग्रे कहता है कि वो भी यही सोच रहा है। फिर वो एक कदम बढ़ाता है। ग्रे मानता है कि लिक्विडेटर की शक्ति मजाक नहीं है। लिक्विडेटर को भी उम्मीद नहीं थी कि ग्रे अभी तक जिंदा रहेगा। वो भारी भारी सांस लेने लगाता है। लिक्विडेटर उसके पास आता है और धीरे से कहता है कि वो उसे बार बार कुचलता रहेगा जब तक कि वो मर न जाए, लेकिन ग्रे पहले हमला कर देता है। लिक्विडेटर कट जाता है। उसका पीला खून उड़ता है। वो उसे मॉन्स्टर कहता है, लेकिन अभी हार मानने वाला नहीं है। रोशनी उसके चारों ओर इकट्ठा हो रही है। वो अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा है। वो अपने दोनों हाथ मिलाता है और एक मैजिक सर्कल बनाता है। वो कहता है कि समय खत्म हो गया है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बड़ी तलवार को थामे हुए लिक्विडेटर के अगले वार का इंतजार करता है। ग्रे हैरान होता है कि अचानक रात हो गई है, मगर अब उसे फर्क नहीं पड़ता। वो उसके पीछे चला जाता है। उसने सोचा कि उसकी गर्दन काट दूं, लेकिन उसकी तलवार बैरियर से रुक जाती है। ग्रे को हैरानी होती है। लिक्विडेटर उसे बताता है कि ट्रू डस्क के क्षेत्र में अब कोई चीज उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। इसलिए वो उसे सलाह देता है कि अपनी बेकार कोशिश छोड़ दे और बस सितारों को देख ले। ग्रे की आंखें फैल जाती हैं। एक तारा उसकी आंखों में चमकता है और कहर बरसाता है। लिक्विडेटर कहता है कि यह सुंदर है, यह सूरज की तरह है, और अचानक वो आकाश से गिर पड़ता है। उसका इंपैक्ट बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। गिरता हुआ तारा जमीन पर गड्ढा बना देता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहीं नहीं दिखाई देता। लिक्विडेटर को उम्मीद थी कि अगर वो पूरी तरह खत्म हो गया तो वो रिवाइव नहीं होगा, लेकिन वो चौंक जाता है जब एक पोर्टल बनने लगता है और धीरे धीरे वो एक बड़ा मैजिक सर्कल बन जाता है। फिर कोई बोलता है। वो बड़ी मात्रा में इकट्ठी हुई शक्ति को नोट करता है। उसे लगता है कि इतनी शक्ति उसे वापस लाने के लिए काफी है। लिक्विडेटर पहचानता है कि वो क्रोनोस है। क्रोनोस पूछता है उस शख्स से जिसके पास बड़ी शक्ति है कि क्या वो उसे सुन सकता है, और क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, उसने फैसला किया उसे वापस पास्ट में भेजने का। लिक्विडेटर उसे कोसता है।
क्रोनोस ग्रे से कहता है कि वो बस इतना ही उसके लिए कर सकता है। वो मैजिक क्लॉक टिक टिक करता है, वो उलटी गिनती गिनता है। जब वो 1 पर पहुंचता है तो वो कहता है कि वो दुनिया का भाग्य उसे सौंपता है। इसके साथ ही ग्रे घास पर सोते हुए एक झपकी से जागता है। वो उलझन में है कि वह कहां है। हमारा मेन कैरेक्टर एक खेत के बीच में जागता है। आसमान ब्राइट है, घास हरी है। वो अपने दाएं देखता है और पहचानता है कि वो उसका होम टाउन रिनाल्डो विलेज है। वह पजल्ड है क्योंकि ये गांव 15 साल पहले तबाह हो गया था। फिर उसे याद आता है कि उसे पास्ट में भेजा गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह सच में हुआ है। वो अपने हाथ पर टेक लगाता है, लेकिन उसे वहां चोट दिखाई देती है। उस समय उसे बेल्डर और उसके साथियों के द्वारा परेशान किया जा रहा था। इस बार उसने अपने आप से कहा कि वो अब ऐसे लड़कों से हार नहीं मानेगा, लेकिन वो भी जानता था कि वो लड़के ताकतवर हैं और वो उन्हें हरा नहीं सकता। वो लंबा सांस लेता है और सोचता है कि लिक्विडेटर को हराना शायद सिर्फ एक सपना था। अब उसने तय किया कि वो इन लोगों से डील तभी करेगा जब वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर से चोट नहीं खाना चाहता। लेकिन जब वो जंगल में चलता है तो दुर्भाग्य से उसकी उनसे टक्कर हो जाती है। उनका लीडर था सबसे बड़ा बुली, बेल्डर। वो 3 और लड़कों के साथ था। बेल्डर ने ग्रे से कहा कि वो उसे ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया। ग्रे सतर्क हो जाता है। बेल्डर उसके सामने एक तलवार फेंकता है और कहता है कि उसे उठा लो। ग्रे ने अनजान सा चेहरा बनाया। तभी बेल्डर चिल्ला उठता है कि बहाने मत बनाओ। वो चाहता था कि ग्रे उसके साथ मॉक बैटल करे। ग्रे ने मना कर दिया, कहा कि उसकी चोट अभी भरी नहीं है। उसने उसे इनविटेशन के लिए धन्यवाद दिया और बोला कि जब तक उसकी चोट ठीक नहीं होती वो नहीं लड़ेगा। बेल्डर ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तलवार ब्लंट है। ग्रे ने कहा कि चाहे तलवार कितनी भी ब्लंट हो, अगर गलत जगह लगी तो चोट तो लग ही सकती है। बेल्डर ने चिल्लाया। मुंह बंद कर उसने कहा कि ग्रे को इनकार करने का कोई हक नहीं है और अगर उसे तलवार पसंद नहीं है तो बिना हथियार के ही लड़ ले। बेल्डर सीधा हमला कर देता है। ग्रे ऑफ गार्ड हो जाता है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि उसे बिना हथियार के भी हराना चाहता है। अब उसे नहीं लगता कि ये लड़ाई सिर्फ मॉक बैटल है। उसे याद आता है कि मिलिट्री डॉक्टर ने पास्ट में उससे क्या कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि उसके सोर्ड्समैनशिप में इंप्रूवमेंट नहीं होने की वजह बचपन की चोट थी। और अब सोचने पर लगता है वहीं से उसकी हारने वाली जिंदगी शुरू हो गई थी। उसने साइड में हटकर बेल्डर के अटैक को चकमा दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो कंफ्यूज हो गया। बेल्डर ने झुंझलाते हुए जीभ चटकाई। जब ग्रे सोच रहा था कि क्या बेल्डर के वार हमेशा से इतने धीमे रहे हैं, तभी उसने एक और अटैक को डॉज किया। अब वे दोनों एक डांस जैसे मोशन में शामिल हो गए, जहां बेल्डर अटैक करता और ग्रे उसे चकमा देता। तब उसे समझ आया कि बेल्डर धीमा नहीं है। दरअसल वो खुद तेज हो गया है। तलवार ग्रे के चेहरे से 1 इंच दूर रह गई, लेकिन उसने तेजी से मूव करते हुए दूरी कम कर दी। उसे एहसास हुआ कि सही जवाब यही है। वह तेज हो गया है। बाकी 3 लड़के उसके इस मूव से हैरान रह गए। उन्हें लगा जैसे वह कोई कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया हो। ग्रे ने तलवार उठाई। उसे पता था कि अब उसके पास पहले जैसा शरीर नहीं है, लेकिन वो सारी बैटल्स की मेमोरीज उसके पास हैं। बेल्डर ने पीछे से हमला किया। ग्रे ने अपने अनइंजर्ड हाथ से तलवार को घुमाकर उसका वार डिफ्लेक्ट कर दिया। बेल्डर को वार लगा और वो हल्की कराह के साथ पीछे हटा। ग्रे को उम्मीद नहीं थी कि इतना काफी होगा उसे गिराने के लिए। उसे लगा कि क्या ऐसे एमेचर से लड़ना भी सही है, लेकिन फिर उसे याद आया कि वही लोग उसे टॉर्चर करते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़ नहीं सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। ग्रे ने अटैक किया और बेल्डर ने तलवार छोड़ दी। बेल्डर ने गाली दी। ग्रे ने देखा कि उसने कितनी आसानी से तलवार छोड़ दी। इससे साफ था कि वो वर्स देन एन एमेचर है। उसने बेल्डर से कहा कि शायद उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि तलवार का वार कैसे झेला जाता है। ग्रे ने सामने खड़े होकर कहा कि चिंता की बात नहीं है, जब तक तलवार की धार कुंद है तब तक किसी को पीटना टोटली सेफ है। बेल्डर को वार लगा। उसे यकीन नहीं हुआ जब उसके कंधे से खून निकला। कुछ छींटें उसके चेहरे पर पड़ीं। वह दर्द से चिल्लाया
और घुटनों के बल गिर पड़ा। ग्रे को उम्मीद नहीं थी कि ब्लेड शार्प नहीं होते हुए भी ऐसा होगा। उसने देखा तलवार सच में ब्लंट थी। अगर वो शार्प होती तो बेल्डर शायद मारा जाता। ग्रे ने फिर से हमला किया। बेल्डर की नाक पर वार हुआ। वह बहुत ज्यादा खून बहाते हुए पीठ के बल गिर गया। ग्रे ने फैसला किया कि अब वह इसी ब्लंट एज का इस्तेमाल करेगा। वो बेल्डर पर झुका और पूछा, इतना चिल्ला क्यों रहा है जब वही कहता था कि ब्लंट तलवार सेफ होती है? ग्रे ने शैतानी मुस्कान दी। बेल्डर डरने लगा। उसने उन तीनों से चिल्लाकर कहा, खड़े क्यों हो, इसको मारो। तीनों डर चुके थे। ग्रे अचानक से इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? एक ने कहा कि पीछे से साथ चलें। उन्हें घेर लिया गया। ग्रे ने पूछा, क्या फिर से एक और राउंड चाहिए? बेल्डर ने उन्हें आदेश दिया, इसे मार डालो। ग्रे ने कहा, मैं माफ करने वाला था, लेकिन अब अपना मन बदल लिया है। फॉरेस्ट में हलचल मच गई। थोड़ी देर बाद वो चारों घायल थे। उनके सिर पर बड़े बड़े उभार थे। आंखें मुश्किल से खुल रही थीं और वे घुटनों पर बैठ गए। ग्रे को याद आया, कभी वो इन्हीं लोगों से डरता था। उसने पूछा, क्या तुम लोग सीरिया सोर्ड्समैनशिप डोजो से हो? बेल्डर ने कहा, कुछ ऐसा ही है। एक और लड़के ने कहा, अब हम नहीं जाते क्योंकि हमें लगता है हम स्ट्रांग इनफ हो चुके हैं। ग्रे ने मन ही मन सोचा, इनका स्ट्रांग इनफ का मतलब क्या है? फिर भी उसने तय किया कि उस डोजो में जाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वो रिफरल ओनली था। बेल्डर ने कहा, किसी और से पूछो, अगर मैंने अपने मास्टर को बताया कि मैं हार गया तो पता नहीं क्या होगा। ग्रे ने तलवार झटका और कहा, फिर हम वहीं से चालू करें जहां रुके थे। बेल्डर डर गया। वो दौड़ते हुए बोला, डोजो उस दिशा में है। तीनों चिल्लाए, हमें छोड़कर मत भाग। थोड़ी देर में वे शहर में पहुंचे। बेल्डर ने पूछा, तुम डोजो क्यों जाना चाहते हो? ग्रे ने कहा, क्योंकि वहां से एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन स्लॉट है। बेल्डर ने कहा, हां, मैंने भी ऐसा कुछ सुना है। ग्रे ने जवाब दिया, बस वही वजह है। एक ने कहा, तुम वैसे ही काफी स्ट्रांग हो, एकेडमी क्यों? ग्रे ने कहा, काश ऐसा ही होता, लेकिन उसे पता था कि वर्ल्ड्स स्ट्रांगेस्ट लाइनअप भी लिक्विडेटर के सामने कुछ नहीं था। यहां तक कि जब उसने क्रोनोस की पावर का इस्तेमाल किया तब भी उसे खरोंच तक नहीं आई, लेकिन उसे कुछ क्लूज जरूर मिले। बेल्डर ने डोजो की तरफ इशारा किया और ग्रे ने सिर हिलाया। जब उसकी लिक्विडेटर से टक्कर हुई तो उसे लगा कि वो उस डार्क पावर को थोड़ा कंट्रोल कर पाया। उसी वक्त उसने ध्यान केंद्रित किया था सोर्ड सेंट द्वारा सिखाई गई सोर्ड्समैनशिप पर। अगर वो भी उन्हीं जैसी परिस्थितियों में ट्रेन करता तो शायद नतीजा कुछ और होता। उसे यकीन था कि इसी वजह से क्रोनोस ने उसे यहां भेजा है। वे डोजो पहुंचे और एक महिला ने सुन लिया। उसने पूछा, क्या तुम लोग फिर से मेरी सिखाई हुई सोर्ड्समैनशिप का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? बेल्डर ने कहा, नहीं नहीं, यह मॉक बैटल था। उस महिला ने इतनी जोर से मारा कि बेल्डर दीवार से जा टकराया। वाम! बाकी तीनों कांपने लगे। वह महिला थी सारिया, डोजो की इंस्ट्रक्टर। उसने कहा, अगर बिना हथियार वाले को पीटना मॉक बैटल है तो जो मैंने अभी किया वो भी वैसा ही था। उसने तलवार उसकी आंखों पर तानी और कहा, अब से तुम लोग मेरे शिष्य नहीं हो। तीनों डर के मारे हां बोले और भाग गए। वो ग्रे के सामने बैठ गई और माफी मांगी। ग्रे ने कहा, चिंता मत करो। उसने पूछा, तुम एकेडमी की रिकमेंडेशन चाहते हो? ग्रे ने सिर हिलाया। सारिया ने उसे एक लकड़ी की तलवार दी। उसने ग्रे से कहा, पहला वार तुम्हारा होगा, आओ जब तैयार हो। ग्रे ने हमला किया। सारिया उसकी चालें परखने लगी। उसे लगा यह लड़का बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में लड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह पहले ही कई बैटल्स लड़ चुका हो। उसने ग्रे पर अटैक किया। ग्रे ने डिफ्लेक्ट किया। सारिया को समझ आ गया बेल्डर और बाकी उससे कहीं पीछे हैं। वो मान गई कि ग्रे की सोर्ड्समैनशिप सेल्फ टाउट है, लेकिन कहीं कहीं उसकी मूवमेंट एकेडमी जैसी लगती है। उसने सोचा, किसी ने इसे सिखाया तो है। उसने माना ग्रे एक डायमंड इन द रफ है। फिर उन्होंने एक बार फिर हमला किया। तलवारें टकराईं। सारिया को हैरानी हुई, ग्रे बिना हिचकिचाहट के लड़ रहा है। वो तो सिर्फ टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन खुद का बेस्ट सामने आ रहा था। उसे महसूस हुआ, यह डर है। ग्रे ने ऐसा वार किया कि वह एक कदम पीछे हट गई। वो समझी शायद यह एक वाइल्ड स्विंग था। फिर उसने ग्रे की कमजोरी देखी, अटैक किया और सोचा कि अब खत्म कर देगी।
लेकिन वो चौंक गई। उसकी तलवार बीच से कट गई। ग्रे भी शॉक में था। उसे फिर वही सेंसेशन महसूस हुआ जैसे अब भी उसमें वो पावर है, पर इसके साथ आई कीमत, शरीर में जोर का दर्द। वो घुटनों पर गिर पड़ा। सारिया ने पूछा, क्या हुआ? ग्रे समझ गया। उसका शरीर उस पावर को झेल नहीं पाया। टांगें कांप रही थीं, लेकिन वो उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा। सारिया ने देखा वो उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन ग्रे ने बहाना बना दिया। मैं थोड़ा ज्यादा जोश में आ गया था। सारिया जानती थी ब्लंट तलवार से उसकी तलवार नहीं कट सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा, रिकमेंडेशन चाहिए? ग्रे ने कहा, सुना है आप दे सकती हैं। सारिया ने कहा, मैं रॉयल एकेडमी ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप की रिकमेंडेशन दे सकती हूं, लेकिन वहां जाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ग्रे का मन दुख गया। उसकी कमजोरी फिर याद आई। सारिया ने कहा, तुम्हें वर्ल्ड यूनियन एकेडमी जाना चाहिए। ग्रे की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन नहीं हुआ वह वही जगह थी जहां सोर्ड सेंट और बाकी लोग पढ़े थे। उसने पूछा, क्या मैं जैसा कोई वहां जा सकता है? सारिया ने कहा, नहीं, यह नामुमकिन है। उसका शरीर तलवार उठाने लायक नहीं है। रॉयल एकेडमी में शायद वो छुपा सकता था, लेकिन वर्ल्ड यूनियन में नहीं। ग्रे उदास हो गया। सारिया ने पूछा, हार क्यों मान रहे हो? अब भी 9 महीने बचे हैं। ग्रे ने कहा, सिर्फ 9 महीने ही तो हैं। सारिया ने कहा, हां, कम समय है, लेकिन मुझ पर भरोसा करो। फिर उसने पूछा, क्या तुम रेडी टू सफर हो अगले 9 महीनों तक? ग्रे ने जवाब दिया, मैं सफर नहीं करना चाहता। उसने तय कर लिया कि वह ऐसा करेगा। उसने आने वाले 9 महीनों तक उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सारिया को सौंप दी। सारिया को हमारे मेन कैरेक्टर का जवाब पसंद आया। इसके साथ ही उसका व्यवहार बदल गया, जिसने ग्रे को चौंका दिया। उसके चेहरे पर एक डेविलिश मुस्कान थी और उसने कहा कि यह उसकी मुसीबतों की शुरुआत होगी। दिन बीतते गए जब ग्रे ने उसके साथ कठोर प्रशिक्षण लिया। वह बिना थके लगातार अभ्यास करता रहा। ग्रे ने स्वादिष्ट और कुछ अजीब तरह के खाने खाए। वह सारिया के साथ बार बार द्वंद्व करता रहा और अपनी तलवारबाजी को निखारता रहा। हमारा मेन कैरेक्टर ठान चुका था कि वह समय पर एंट्रेंस एग्जाम में पहुंचेगा। 8 महीने बाद बदलाव साफ दिखने लगे। सारिया देख सकती थी कि उसका शरीर अब मांसल हो गया था और अब उसे सिखाने को कुछ बाकी नहीं था। उसने ग्रे को आत्मविश्वास के साथ बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। ग्रे थोड़ा भ्रमित था क्योंकि परीक्षा में अभी 1 महीना बाकी था। सारिया ने समझाया कि एक अनजान जगह में परीक्षा देना आसान नहीं होगा, इसलिए पहले से वहां पहुंचना बेहतर होगा। उसने उसे यात्रा और 1 महीने के खाने के लिए पैसे दिए। ग्रे ने पैसे लेने में थोड़ी हिचक दिखाई। उसे लगा कि 1 महीना पहले जाना बहुत जल्दी है। उसे ऐसा लगा जैसे सारिया उसे गांव से भगा रही हो। सारिया ने कहा कि वह ज्यादा सोच रहा है। ग्रे ने बात छेड़ी कि पास के इलाके में एक डीमन का घोंसला देखा गया है। सारिया चौंक गई। ग्रे ने बताया कि गांव में शायद ही कोई गार्ड बचा है। सारिया ने इसे हल्के में लिया और कहा कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसने भरोसा दिलाया कि राजधानी से मदद आएगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। उसने ग्रे से कहा कि वह परीक्षा की ओर निश्चिंत होकर बढ़े। ग्रे समझ गया कि वह झूठ बोल रही है। उसे पता था कि कोई मदद नहीं आने वाली और गांव के नष्ट होने से पहले उसकी मास्टर की मौत हो जाएगी। पिछले जीवन में खबर आई थी कि सारिया की मौत तब हुई थी जब वह अकेले डीमन से लड़ने गई थी, लेकिन इस बार ग्रे ने बस इतना कहा कि वह समझ गया है। उसने सारिया को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह चल देगा। सारिया ने हल्की सी मुस्कान दी और उसे परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। उसी रात पेड़ पर कंकाल टंगे हुए थे जिनके मुंह में लकड़ियां फंसी थीं। सारिया जंगल में पहुंची। स्काउट की रिपोर्ट के अनुसार वह खून के निशान का पीछा करते हुए एक डरावनी गुफा तक पहुंची। तभी एक आवाज आई जिसने उसे रोक लिया। कहां जा रही हो? जब उसने ऊपर देखा तो ग्रे को पेड़ की एक शाखा पर बैठे पाया। ग्रे ने मुस्कुराकर कहा, मास्टर। सारिया हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अकादमी के रास्ते पर होना चाहिए था। ग्रे ने जवाब दिया, आप ही बताइए, जब आपने कहा था कि डीमन नेस्ट्स को राजधानी की सेना संभाल लेगी। सारिया ने माना कि राजधानी की सेना नहीं आ सकी
क्योंकि वहां आपातकाल था, इसलिए उसने अकेले ही इस काम को निपटाने का निश्चय किया। उसने बताया कि उसने स्काउट की रिपोर्ट से जानकारी ली थी। 40 से 50 डीमंस और एक इलीट डीमन बॉस। उसने यह भी कहा कि मिनियंस की संख्या थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। ग्रे जानता था कि समस्या सिर्फ संख्या नहीं है, असली खतरा बॉस की समझदारी और नेतृत्व क्षमता में है। उसे यकीन था कि अगर वह अपनी मास्टर को अकेले जाने देगा तो वह जिंदा नहीं लौटेगी और गांव तबाह हो जाएगा। उसने उस भविष्य को अपनी आंखों से देखा था। उसने कहा कि वह उसके साथ जाना चाहता है। सारिया ने मना कर दिया। ग्रे ने समझाने की कोशिश की, मुझे असली युद्ध का अनुभव लेना है। क्या आपको लगता है मैं आपके रास्ते में आऊंगा? सारिया हंसी। उसे पता था कि ग्रे अब इतना मजबूत हो गया है कि मॉक बैटल में वह उसे हरा नहीं सकती। लेकिन उसने कहा कि असली लड़ाई अलग होती है और ऐसे खतरनाक काम के लिए अभी उसे थोड़े और अनुभव की जरूरत है। ग्रे समझ गया कि सारिया नहीं मानेगी, तो उसने एक और सुझाव रखा। सारिया चौंक गई। ग्रे ने कहा, मैं आपसे लड़ूंगा, आपको बेहोश कर दूंगा और खुद डीमंस का सफाया करूंगा। सारिया को लगा कि वह मजाक नहीं कर रहा। डोजो में सन्नाटा छा गया। आखिरकार उसने हार मान ली, लेकिन एक शर्त रखी, जो भी हो जाए जिंदा लौटना। ग्रे ने वादा किया और साथ ही उसे भी जिंदा लौटने को कहा। चांदनी रात के नीचे वे दोनों एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपे डीमन कॉलोनी को देख रहे थे। वह इलाका ऐसा था जहां से भागना लगभग असंभव था। यह दिखाता था कि डीमंस को वहां घोंसला बनाने का कितना घमंड था। सारिया ने कॉलोनी का ध्यान से निरीक्षण किया। उसे बॉस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अनुमान लगाया कि वो शायद टेंट के अंदर है। उन्होंने सोचा कि बॉस के बाहर आने से पहले उन्हें संख्या घटानी होगी। सारिया ने ग्रे से कहा कि वो एक तरफ के दुश्मनों को निपटाए, वो दूसरी तरफ संभालेगी। ग्रे सहमत हुआ और दोनों ने हमला कर दिया। एक डीमन को कुछ आभास हुआ। जब तक वह समझ पाता, सारिया उसके सामने पहुंच चुकी थी और उसने उसका सिर काट दिया। दूसरे डीमन ने वह सिर जमीन पर गिरते देखा और तुरंत बाकी डीमंस को इशारा कर दिया। कुछ ही देर में पूरी भीड़ उन पर टूट पड़ी। ग्रे अपनी तरफ दुश्मनों को एक के बाद एक काट रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे सारिया। वह सचमुच एक खूनी युद्ध बन चुका था। अंततः दोनों फिर एक साथ हो गए। जमीन पर कई डीमन के शव बिछ चुके थे। सारिया ने ग्रे की तारीफ की और पूछा, क्या यह सच में तुम्हारा पहला युद्ध है? ग्रे ने बात बदलते हुए कहा, सावधान रहिए, अभी तो शुरुआत है। अंदर से ग्रे को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ये डीमंस बहुत कमजोर थे। अगर ये इतने ही कमजोर थे तो सारिया अकेले इन्हें संभाल सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि असली खतरा टेंट के अंदर है। टेंट के अंधेरे से एक जोड़ी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। ग्रे असहज महसूस करने लगा। उसने बिना झिझक सारिया से कहा कि हमें अभी यहां से निकलना होगा। उसने जोर देकर कहा, भागिए। सारिया ने पूछा, क्या हुआ? ग्रे ने घबराकर दोहराया, बस भागो। सारिया ने उसकी आंखों में डर देखा और दोनों भागने लगे। तभी एक डीमन उनके ऊपर से कूदकर उनके सामने आ गिरा। वह रास्ता रोक रहा था। सारिया ने उसे देखकर कहा, बड़ी बात है कि बॉस खुद आ गया। ग्रे ने कहा, नहीं, यह बॉस नहीं है। तभी एक और डीमन ने जोरदार दहाड़ लगाई। आवाज इतनी तेज थी कि सारिया ने कान ढक लिए। इसके तुरंत बाद एक पूरी भीड़ सामने आ गई। वे पागलपन में थे। सारिया स्तब्ध रह गई और पूछा, यह सब क्या हो रहा है? भीड़ के पीछे एक विशाल डीमन खड़ा था। ग्रे ने कहा, यह एलीट नहीं, डीमन जनरल है। यह असली बॉस था। एलीट डीमन ने बाहर का रास्ता रोका था और बाकी डीमंस ने सामने की ओर घेर लिया था। वे अब पूरी तरह से फंस चुके थे। डीमन जनरल हिला तक नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही डरावनी थी। सारिया ने जब सुना कि वह डीमन जनरल है तो उसे समझ आ गया कि वे यह लड़ाई अकेले नहीं जीत सकते। उसने एलीट डीमन की ओर देखा और सुझाव दिया कि पहले उसे हराकर निकलने की कोशिश करें। उसने हमला किया, लेकिन डीमन ने उसकी तलवार रोक दी। फिर से ध्यान केंद्रित कर उसने वार किया। इस बार थोड़ा सा जख्म पड़ा, लेकिन वह तेजी से भरने लगा। ग्रे ने कहा, कोई फायदा नहीं है। उसने समझाया कि डीमन जनरल की दहाड़ ने बाकी डीमंस को ताकत और हीलिंग दे दी है।
अब वे असामान्य रूप से मजबूत थे और सारिया को एक को भी गिराना मुश्किल लग रहा था। ग्रे लड़ता रहा। उसने सारिया पर भरोसा किया कि वह उसकी सुरक्षा करेगी। उसने कहा कि उसे लड़ाई जीतनी नहीं है, बस थोड़ा समय देना है। सारिया चिंतित हो गई और पूछा, तुम क्या करने वाले हो? ग्रे ने जवाब दिया, इस डीमन जनरल को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और मैं वही करूंगा। तभी एक डीमन ने ग्रे की तलवार गिरा दी। ग्रे चिढ़ गया जब दुश्मन उसे घेरने की कोशिश करते। दुश्मन ने फिर से वार किया। ग्रे ने छलांग लगाई और दूसरी तलवार निकाली, लेकिन उसे पता था कि वह ज्यादा देर नहीं चलेगी। सारिया ने उसकी हालत समझी और उसे अपनी अतिरिक्त तलवार फेंकी। ग्रे ने उसे पकड़ते हुए धन्यवाद कहा। अब उसके पास 2 तलवारें थीं, लेकिन वह जानता था कि यह काफी नहीं होगा। उसने ध्यान सिर्फ डीमन जनरल और उसके रास्ते में आने वाले दुश्मनों पर केंद्रित किया। एक तेज वार से उसने कई डीमंस को काट डाला। एक डीमन ने उसके गाल पर खरोंच दी। उसने वार रोका और ताकत से दबाव बनाया। और भी डीमंस उस पर टूट पड़े। डीमन जनरल का हथियार चमकने लगा और फिर आई उसकी जोरदार दहाड़। ग्रे कांप गया। उसने देखा कि बाकी डीमंस और भी ताकतवर हो गए। वे फिर से हमला करने दौड़े। ग्रे समझ गया कि डीमन जनरल ने उसकी योजना पहचान ली है। एक बार फिर दहाड़ आई। अब ग्रे को पूरा यकीन हो गया, यह जनरल बेहद चतुर था। उसकी तलवार और डीमन की कुल्हाड़ी टकराई। ग्रे पीछे हट गया, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती आगे बढ़ाया। वह रास्ते में आने वाले सभी डीमंस को काटता हुआ आगे बढ़ा। तभी एक डीमन ने उसे जकड़ लिया। दूसरा डीमन कुल्हाड़ी उठाकर हमला करने वाला था। ग्रे ने जकड़े हुए डीमन की गर्दन पर वार किया। उसे एहसास हुआ कि दुश्मन अपनी जान देकर उसकी तलवारें टूटवाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उसके ऊपर एक परछाई छा गई। एक डीमन ने छलांग लगाई और घूंसा मारा। ग्रे ने अपनी तलवार से उसे रोका, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि ग्रे दूर जाकर गिरा। उसे खून की उल्टी हुई। उसका शरीर कांप रहा था। सांसें तेज थीं और तलवार टूट चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी तलवार बची थी। उसे यकीन हो गया कि वह इतने सारे डीमंस और जनरल से नहीं जीत सकता। पिछले जीवन के अनुभव ने उसे बताया था कि अब जीत नामुमकिन है। उसने सारिया से कहा, भागो जब तक वे मेरा पीछा कर रहे हैं। सारिया मुस्कुराई, लेकिन उसने मना कर दिया। ग्रे ने पूछा, क्या तुम बेकार में मरना चाहती हो? उसने भरोसा दिलाया कि वह भी भागेगा, लेकिन सारिया ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, वो बात नहीं है। फिर उसके चेहरे पर एक निराश मुस्कान आई। उसने कबूल किया, अब मैं भाग नहीं सकती। उसकी टांग बुरी तरह कट चुकी थी और खून बह रहा था। ग्रे का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उसे देखा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसके मन में वह समय में पीछे गया था, बस एक लक्ष्य के साथ, लिक्विडेटर्स को हराने के लिए। उसने अपनी तलवार चलाई, ये सोचते हुए कि शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। उसकी आखिरी तलवार टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कोशिश की उस शक्ति को फिर से महसूस करने की जो उसने पहले पाई थी। उसने सोचा कि अगर वह दोबारा उस शक्ति को जगा सके तो अपने दुश्मनों को हरा सकता है। जब डीमंस उस पर हमला करने को तैयार हो रहे थे, उसने खुद को याद दिलाया कि पिछली बार वह कैसा महसूस कर रहा था। ग्रे ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जैसे ही उसकी तलवार का आखिरी टुकड़ा उसके सामने से गुजरा, उसने अपनी आंखें खोलीं और वे लाल चमकने लगीं। अब उसे वो शक्ति फिर से महसूस हुई। उसने अपनी काली शैडो सोर्ड से हमला किया और कई डीमंस को एक ही वार में मार डाला। उसके चेहरे और तलवार पर धुंध छा गई। सारिया भ्रमित थी। ग्रे का चेहरा गंभीर था, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो मुस्कुराया और कहा कि सब ठीक है। उसने एक वार में कई सिर काट डाले। डीमन जनरल की तलवार फिर से चमकने लगी, लेकिन पल भर में ही वो कट चुकी थी। सारिया ने यह देखा, लेकिन जैसे ही वह ध्यान हटी, एक डीमन उस पर चुपके से हमला करने आया। उसे लगा हमले अब कमजोर लग रहे थे। उसने कहा कि पहले ये उसे बहुत परेशानी देते थे, लेकिन अब वह उन्हें आसानी से काट सकती थी। उसने कहा कि जनरल की शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं है। रात गहरा चुकी थी जब उन्होंने अंततः उन डीमंस को हरा दिया। ग्रे ने उसकी तलवार तोड़ने के लिए माफी मांगी। उसने परवाह नहीं की।
खासकर क्योंकि ग्रे ने उसकी जान बचाई थी। उसने तलवार वापस थमा दी। वह उससे उस अजीब शक्ति के बारे में पूछने ही वाली थी, तभी ग्रे अचानक गिर पड़ा। वह मुंह के बल जमीन पर गिरा। सारिया घबरा गई और उसका नाम पुकारने लगी। ग्रे की चेतना एक काले लोक में चली गई। उसने खुद से पूछा कि वह कहां है। चारों तरफ अंधेरा था, बस उसके सामने एक दरवाजा था। उसने इधर उधर देखा, उलझन में था। फिर काले रंग की आग उस दरवाजे पर लगी जंजीरों को जला गई। वह पहचान गया, यह वही शक्ति थी जिसे उसने पहले छुआ था। उसने सोचा कि क्या वह दरवाजा खोलने से उसे वही शक्ति फिर मिल जाएगी। यह सोचकर उसे डर लगा। फिर भी वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे एक डरावनी उपस्थिति का एहसास हुआ। वह ठिठक गया और पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज और अस्थिर हो गईं। दिल के भीतर उसे पता था, अगर उसने इस हालत में उस दरवाजे को खोला तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। तभी एक आवाज आई जिसने कहा कि उसने सही निर्णय लिया, और फिर अचानक वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी सांसें तेज थीं और वह पसीने से भीगा हुआ था। सारिया घबरा गई थी, लेकिन अब वह होश में आ चुका था। उसने पूछा कि वह कहां है। सारिया ने बताया कि वह गांव के अस्पताल में है और पिछले 5 दिनों से बेहोश था। फिर उसने स्वीकार किया कि उसे डर था कि वह कभी जागेगा भी या नहीं। जब उसे पता चला कि वह 5 दिन तक बेहोश रहा, तो उसने महसूस किया कि उसने अपने शरीर को हद से ज्यादा झोंक दिया। सारिया ने कहा कि झोंक दिया कहना भी काफी नहीं है। फिर उसने देखा कि क्या वह हिल सकता है। ग्रे ने कोशिश की, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि वह अपने दाहिने हाथ में ताकत नहीं जुटा पा रहा था। वह हाथ को कठिनाई से हिला सका, लेकिन उसे चिंता हुई, अगर वह तलवार न पकड़ सका तो? और भी बुरा, उसके हाथ पर एक अजीब निशान था, जैसे काली स्याही छींट दी गई हो। सारिया को पहले से उम्मीद थी कि वह हाथ सही से काम नहीं करेगा। ग्रे सोचने लगा कि क्या सारिया उस निशान को देख पा रही है। फिर उसने कहा कि वह अपने दाहिने हाथ में कोई ताकत महसूस नहीं कर पा रहा। जैसा कि सारिया ने सोचा था, वह जल्दी ठीक नहीं होने वाला था। उसके दाहिने हाथ की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। ग्रे चौंक गया। उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ। सारिया ने समझाया कि उन्होंने उसे एक जादुई औषधि दी थी। यह सुनकर वह हैरान रह गया। जादुई औषधियां बहुत महंगी होती हैं, लेकिन उसने बताया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव प्रमुख ने खुद वो औषधि दी थी। ग्रे समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कीमती चीज उसे क्यों दी गई। सारिया ने उससे कहा कि वह क्या कह रहा है। फिर उसे याद दिलाया, वह गांव का हीरो है। ग्रे को कुछ समझ नहीं आया। तभी कोई कमरे में घुसा। वह गांव का प्रमुख था। ग्रे ने तुरंत औषधि के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन प्रमुख ने कहा कि धन्यवाद तो उन्हें देना चाहिए। गंभीर स्वर में प्रमुख ने कहा कि ग्रे ने डीमन जनरल से लड़ा, ऐसा राक्षस जिसे पास के गांवों की सेनाएं भी छू नहीं पाई थीं, और वही राक्षस उनके गांव पर हमला करने आया था। प्रमुख ने ग्रे का हाथ थामा और कहा, अगर उसने उसे नहीं मारा होता तो गांव तबाह हो जाता। प्रमुख ने बताया कि अगर ग्रे और सारिया नहीं होते तो न औषधि होती, न अस्पताल, न ही कोई जीवित बचता। कोई भी वहां बात कर रहा होता। ग्रे ने कहा कि वह बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, लेकिन गांव व प्रमुख अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वे अपने दिल से जानते हैं कि वह सही कह रहे हैं। ग्रे सोच में पड़ गया। किसी पल उसने गांव प्रमुख की बात से सहमति जताई, क्योंकि पिछले जीवन में इस डीमन हमले में गांव नष्ट हो गया था। गांव प्रमुख ने उससे कहा कि अगर अब भी वह नहीं समझ पाया कि उसके काम कितने अहम थे, तो वह सब विस्तार से समझा देंगे। प्रमुख ने सुना था कि ग्रे अकादमी की प्रवेश परीक्षा देने की सोच रहा है, और पूछा, क्या यह सच है? ग्रे चुप हो गया, लेकिन उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। उसने 1 हफ्ता पहले डीमन को मारा था और फिर 5 दिन तक बेहोश रहा। अब उसके पास बस 2 दिन बचे थे। उसे अकादमी तक की यात्रा याद आई। पैदल 3 दिन लगते हैं। घोड़े पर 1 दिन में पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने तुरंत गांव प्रमुख से पूछा कि क्या वह एक घोड़ा उधार ले सकता है। प्रमुख को यह उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने पहले से गांव का सबसे अच्छा घोड़ा तैयार कर रखा था। सारिया ने मजाक में कहा कि अगर वह आज नहीं जागता तो वे उसे सोते सोते ही वहां ले जाते। फिर उसने दरवाजा खोला।
सूरज की रोशनी ने ग्रे की आंखें चौंका दीं। उसने देखा कि वहां एक घोड़ा खड़ा था और उसके चारों ओर भीड़ जमा थी। लोग बैनर पकड़े हुए थे, उसका धन्यवाद कर रहे थे और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। हर चेहरा खुशी से भरा था। कई लोग आगे बढ़कर व्यक्तिगत रूप से उसका धन्यवाद करने आए। एक आदमी आगे आया और उसे एक थैला दिया। ग्रे ने पूछा कि यह क्या है। आदमी ने कहा कि यह पूरे गांव ने मिलकर उसके लिए इकट्ठा किया है। गांव वालों को पता चला था कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में आवेदन करना बहुत महंगा है। ग्रे इस इशारे से भावुक हो गया। उसने मुस्कुराकर उनका धन्यवाद किया और कहा, अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो वापस लौटना मुश्किल होगा। सरिया ने उसे चिंता न करने को कहा। उसने कहा, आखिरकार तुम अकेले ऐसे हो जो एक डीमन जनरल को हराकर अकादमी में आवेदन कर रहे हो। लेकिन ग्रे अब भी अपने दाहिने हाथ को लेकर चिंतित था। सारिया ने उसे याद दिलाया कि उसका बायां हाथ अब भी ठीक है। उसने सिर हिलाया। सारिया ने कहा कि वो काफी है और उसे उस शक्ति की जरूरत नहीं। ग्रे ने तर्क दिया कि परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी। एक हाथ से पास होना आसान नहीं था। सारिया ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा, तुम जरूर सबसे अलग दिखोगे और परीक्षक तुम्हारी ताकत को पहचान लेंगे। वह पूरी तरह से आश्वस्त थी। विश्वास के साथ उसने कहा, तुम ये परीक्षा जरूर पास करोगे। ग्रे ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अब जब तुमने ऐसा कह दिया है तो मुझे पास होना ही होगा। अपने पिछले जीवन में गांव नष्ट हो गया था, लेकिन अब वह अभी भी खड़ा था। ग्रे ने महसूस किया कि अब दुनिया वैसी नहीं रही और इसका मतलब था कि भविष्य भी बदला जा सकता है, उसकी शक्ति की वजह से। अब वह तैयार था। आखिरकार वह समय पर पहुंच गया। उसने घोड़े को धन्यवाद दिया कि वह उसे वहां तक ले आया। उसने सामने देखा एक झील से घिरा शहर। वह आखिरकार वर्ल्ड यूनियन एकेडमी पहुंच गया था। वह अरीना में खड़ा था। आयोजक ने घोषणा की कि अब परीक्षा टिकट बांटे जाएंगे। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, सभी परीक्षार्थियों को केंद्रीय अरीना में रहना होगा। वहां बहुत लोग थे, लेकिन पास होने वालों की संख्या सिर्फ 20 थी। किसी ने कहा कि हर साल चयनित उम्मीदवारों की संख्या बदलती रहती है, कभी 50, कभी सिर्फ 1। फिर आयोजक ने प्रोफेसर एरियल को बुलाया। वह मंच पर आईं और तुरंत टिकट बांटने लगीं। उन्होंने परीक्षार्थियों से कहा कि उनके सामने जो कागज प्रकट हो उसे लें। फिर उन्होंने उंगलियां चटकाईं। अरीना सुनहरे प्रकाश से भर गया। हर परीक्षार्थी के सामने एक कागज प्रकट हुआ। ग्रे का नंबर था 5013 और वह फेंसिंग कोर्स में था। उसने देखा कि सभी को उनका टिकट मिल गया था। एरियल ने बताया कि उन्हें सिर्फ अपना नंबर और कोर्स ही दिखेगा। यही हर साल होता है। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट दी और कहा, वर्ल्ड यूनियन एकेडमी उम्र, लिंग, जाति या पद पर नहीं परखती। उन्होंने कहा कि यहां तक कि तुम्हारा नाम भी जरूरी नहीं है। उन्होंने जोड़ा, सिर्फ वे लोग जो परीक्षा पास करके पुल पार करने का अधिकार पाते हैं उनसे नाम पूछा जाएगा, और अगर वे चाहें तो नकली नाम भी दे सकते हैं। ग्रे हैरान था। उसने तो अपनी तलवार सराय में छोड़ दी थी, फिर भी उसके पेपर में फेंसिंग कोर्स लिखा था। उसे जिज्ञासा हुई कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। फिर प्रोफेसर एरियल ने समझाया कि उन्होंने कोर्स उम्मीदवार की उपस्थिति देखकर तय किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि कोर्स गलत है तो हाथ उठाए। परीक्षार्थी चकित रह गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने इतनी भीड़ को देखकर कोर्स बांटे हैं। कुछ ने सोचा कि शायद उन्होंने पहले से जानकारी ले ली होगी। कुछ ने यह भी सोचा कि शायद उन्होंने कोई मानसिक जादू इस्तेमाल किया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी को गलत कोर्स नहीं दिया गया। फिर उन्होंने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सब अपने टिकट चेक करें। ग्रे के टिकट पर लिखा था, पहले दिन सुबह 11 बजे। उसे यह पसंद नहीं आया। वह चाहता था कि उसके हाथ को थोड़ा और समय मिले। प्रोफेसर एरियल ने याद दिलाया, यह एक बार की व्यावहारिक परीक्षा है। अगर देर हुई तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कोई अपवाद नहीं, कोई दोबारा मौका नहीं। ग्रे ने अपना हाथ पकड़ा, सोचते हुए कि उसमें अब भी ताकत नहीं आई है। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि कल तक थोड़ा सुधार हो जाए। अगला दिन आ गया। उसकी स्थिति वैसी ही थी, हाथ में कोई सुधार नहीं।
अब कोई विकल्प नहीं था, उसे परीक्षा इसी हाल में देनी थी। उसका नाम पुकारा गया। वह अरीना के प्रवेश द्वार तक पहुंचा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नकारात्मक मत सोचो। उसने सोचा, उसका बायां हाथ अब भी काम करता है और दायां कुछ हद तक हिल सकता है। अब जो समय बचा था वह उसने परीक्षक की चालें देखने में लगाया, कोई मौका निकालने के लिए। परीक्षक ने परीक्षार्थी से कहा कि पहले हमला वही करे। परीक्षार्थी ने हमला शुरू किया। उसके वार भारी थे, लेकिन परीक्षक ने आसानी से साइड स्टेप करके उन्हें टाल दिया। परीक्षार्थी चिल्लाया, अभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों में कसकर पकड़ी और पूरा जोर लगाकर वार किया। परीक्षक ने केवल एक हाथ से उस वार को रोक लिया। जब यह हुआ तो परीक्षार्थी की हिम्मत टूट गई। प्रोफेसर ने उस पर झपट्टा मारा और केवल एक वार में उसे उड़ा दिया। वह पीठ के बल गिरा और परीक्षक ने परीक्षा समाप्त घोषित कर दी। उसे निर्देश दिया गया कि वह अपना हथियार उठाए और मैदान छोड़ दे। यह देखकर ग्रे के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे पहले ही पता था उसका खेल खत्म हो चुका था। उसके जीतने का कोई मौका नहीं था। कुछ देर बाद परीक्षक ने उसका नंबर बुलाया। जब वह उसकी ओर बढ़ा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे उस व्यक्ति से लड़ना है जिसने एक हाथ से 2 गुना बड़े व्यक्ति को हरा दिया था। ग्रे को पहले हमला करने के लिए कहा गया। उसे लग रहा था कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन उसने तय किया कि वह जो कर सकता है करेगा। वह दौड़ पड़ा। उसे सारिया की बात याद आई कि तलवार केवल हाथों से नहीं चलाई जाती, बल्कि पूरे शरीर से उत्पन्न शक्ति को हाथों के जरिए चलाया जाता है। भले ही उसका दायां हाथ बेकार हो, वह बाकी मांसपेशियों से ताकत लाने की सोचता है। उसने वार किया और परीक्षक झुककर बच गया। ग्रे घबराया हुआ था क्योंकि वह सामान्य तरीके से लड़ नहीं सकता था। वह सोचता है कि अगर बिना हाथ की ताकत के तलवार चलाना इतना आसान होता तो कोई भी शरीर को प्रशिक्षित नहीं करता। परीक्षक ने जवाबी हमला किया। तभी ग्रे को भ्रम हुआ क्योंकि परीक्षक की तलवार थोड़ी धीमी थी और वह उसे रोक सका। उसे समझ आ गया कि परीक्षक के पास अपार शक्ति है, लेकिन उसकी गति और तकनीक उसकी मास्टर जैसी नहीं है। उसे यकीन हुआ कि अगर वह अपनी मास्टर से सीखी तलवारबाजी पर भरोसा करे तो वह हाथ की ताकत की कमी को पूरा कर सकता है। ग्रे की नजरें तेज हो गईं और उसने सोचा, अगर ऐसा है तो उसे उसी तरह से चलना होगा। और उसे पक्का हो गया कि परीक्षक धीमा है और उतना ताकतवर नहीं जितना वह समझ रहा था। उसे अपनी मास्टर की बात याद आई जिसने कहा था कि वह जरूर पास होगा। उनकी तलवारें भिड़ीं और वह परीक्षक को पछाड़ सका। तभी उसमें विश्वास जागा कि वह कर सकता है। तलवारबाजी जारी रही। हालांकि ग्रे ने पहले ही परीक्षक की तलवारबाजी देख ली थी। उसने हमला किया और प्रोफेसर बच गया। इससे ग्रे को लगा कि ताकत का फर्क इतना ज्यादा है कि वह उसकी मुद्रा नहीं तोड़ सकता। उसे एहसास हुआ कि एक हाथ से जीतना आसान नहीं है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, परीक्षक की चालें और भी रूखी होती गईं, जबकि ग्रे के दिमाग में एक जोखिम भरा दांव था। उसे सही समय मिला और उसने परीक्षक को अपने पास आने के लिए उकसाया। परीक्षक ने हमला किया और यही ग्रे चाहता था कि वह एक बड़ा ओपन स्विंग करे। ग्रे ने अपना वजन दाहिने पैर पर डाला, यह जानते हुए कि इससे एक खुला मौका मिलेगा। उसे यह भी पता था कि ज्यादातर विरोधी बड़ा दिखावटी वार करते हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ग्रे पहले ही परीक्षक के पीछे पहुंच चुका था। परीक्षक हैरान रह गया। हमारे एमसी को पता था कि चाहे ताकत में कितना भी अंतर हो, अगर वह पीछे पहुंच जाए तो वह जीत सकता है। लेकिन तभी अचानक उन्हें रुकने का आदेश मिला। उसकी तलवार की नोक परीक्षक की पीठ से केवल 1 इंच दूर थी। ग्रे को लगा कि क्या सच में मैच खत्म हो गया। उसे लगा यह रुकने के लिए थोड़ा जल्दी है। दूसरे परीक्षक ने घोषणा की कि उसके लिए समय सीमा समाप्त हो गई है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब परिणाम घोषित हुआ। यह मुकाबला ड्रॉ रहा। ग्रे को यकीन था कि वह पास नहीं होगा। उसकी तलवार पर पकड़ ढीली पड़ गई, जैसे उसका शरीर हार मान गया हो। वह मैदान से बाहर चला गया, उदास मन से, क्योंकि उसने पास होने के लिए सब कुछ झोंक दिया था। उसे यह भी पता था कि अगर वह परीक्षक को नहीं हरा सका तो आगे की राह कठिन होगी। वह उम्मीद करता है कि उसका हाथ अगले साल ठीक हो जाएगा और वह फिर से परीक्षा देगा। जाने से पहले उसने एक बार मैदान की ओर देखा
और धन्यवाद कहा। एक हफ्ते बाद वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के रूम 53 में एकेडमी के हेड ने सभी प्रोफेसरों से उम्मीदवारों के बारे में राय मांगी। एक ने कहा वह थक गया है। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने कहा कि सबका एक साथ बैठकर देखना अव्यावहारिक है और अगली बार काम बांटना चाहिए। दूसरे प्रोफेसर ने तर्क दिया कि केवल आसानी के लिए प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हेड ने कहा कि वह प्रणाली नहीं, उम्मीदवारों पर राय चाहता है। उसने तलवारबाजी कोर्स के उम्मीदवारों से शुरू किया। पूछा कि कौन कौन पास हुआ। स्क्रीन देखी गई और एक प्रोफेसर ने कहा कि जो परीक्षकों को हरा सके वे हमेशा पास होते हैं। बाकी को उनकी क्वालिटी और 15 मिनट की टाइम लिमिट के अनुसार आंका जाएगा। उसने बाकी प्रोफेसरों की राय भी पूछी। एक ने कहा कि जो हारे उनमें कैंडिडेट 5,207 और 753 खास रहे। दूसरे ने कहा कि बाकी अगर शामिल हुए भी तो क्लास में टिक नहीं पाएंगे। सब सहमत थे। फिर किसी ने पूछा कैंडिडेट नंबर 513 का क्या? हेड ने देखा पूछने वाली थी प्रोफेसर एरियल। उन्होंने स्क्रीन पर उसका मुकाबला देखा। एक प्रोफेसर ने 513 को छोटा लड़का कहा। जब वे वीडियो देख रहे थे तो लग रहा था कि वह जीत सकता था, लेकिन अगर वह केवल जाल लगाकर जीतना चाहता है तो आगे परेशानी होगी। तकनीक अच्छी थी लेकिन ताकत की कमी थी और शुरुआत से ही वह कमजोर लग रहा था। एक मूंछों वाले प्रोफेसर ने कहा वह अच्छा नहीं है। सभी सहमत हो गए। प्रोफेसर एरियल स्तब्ध थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लोगों ने देखा और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर सभी अंधे हैं तो सभी को एक साथ बैठाकर देखना बेकार है। अगले दिन ग्रे अपने परीक्षा टिकट को हाथ में पकड़े खड़ा था। तलवारबाजी कोर्स के परिणाम घोषित होने वाले थे। केवल 6 लोग पास होंगे। सब घबराए खड़े थे। पहले बुलाया गया कैंडिडेट नंबर 5। जैसे ही नाम लिया गया उसका टिकट जल गया। फिर आया नंबर 217। इसके बाद 432, 615, फिर 753 और 925। बस यही थे। ग्रे टूट गया जब उसका नाम नहीं आया। जिन्होंने पास किया उन्हें पुल पार करके आज ही एनरोलमेंट पूरा करने को कहा गया। ग्रे दुखी था जबकि बाकी लोग खुशी मना रहे थे। वह पूरी तरह से निराश था। तभी एक और घोषणा हुई, डिवाइन आई स्पेशल एडमिशन। कुछ ही सेकंड बाद ग्रे का नंबर बुलाया गया और उसका टिकट नीली ज्वाला में जल उठा। सब हैरान रह गए। ग्रे स्तब्ध खड़ा था। लोग ताने मारने लगे। यह पहली बार था जब ग्रे ने इस स्पेशल एडमिशन का नाम सुना था। कुछ लोगों ने कहा कि एकेडमी ने धांधली की होगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी अब बहुत गिर चुकी है। ग्रे ने सब सुना। उसे समझ नहीं आया क्योंकि उसके पास कोई कांटेक्ट नहीं था। उसने सोचा क्या उसकी मास्टर ने कुछ किया, लेकिन उसे कोई खबर नहीं थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने भीड़ को डांटा और कहा कि डिवाइन आई एडमिशन के बारे में इस तरह बात करना गलत है। उन्होंने कहा कि यह श्रेणी सदियों से हीरोज देती आ रही है। भीड़ ने इसे नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल पहले था। उन्होंने पिछले डिवाइन आई चुने गए छात्रों के नाम लिए, एमी व्हाइट, बेला ऑलब्राइट, लीक म्यूलर, जैकब ब्लूमफील्ड, और उन्हें असफल करार दिया। यहां तक कि वर्तमान छात्र भी ये कहानियां सुन चुके थे। लेकिन ग्रे जानता था सच्चाई। ये सभी लिक्विडेटर के खिलाफ लड़ाई में मुख्य बल का हिस्सा रहे थे। अब ग्रे का नाम उन्हीं के साथ खड़ा था। फिर एकेडमी में घोषणा हुई कि 30 मिनट में एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होगी। छात्रों से कहा गया कि वे यूनिफॉर्म पहनकर मेन ऑफिस के सामने वाले प्लाजा में इकट्ठा हों। उनकी यूनिफॉर्म में एक काली पट्टी और उस पर एकेडमी का प्रतीक अंकित था। हमारा एमसी बहुत स्मार्ट लग रहा था। कुछ छात्र पहले ही आ गए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि जगह सही है या नहीं, क्योंकि कुछ भी सेटअप नहीं था। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और देरी के लिए माफी मांगी। कहा कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा जरा पीछे हटो ताकि वह सीढ़ियां वहां रख सके। छात्र पीछे हट गए और पूछा क्या हम अब सही जगह पर खड़े हैं? उसने कहा बिल्कुल। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया। छात्र हैरान हो गए। उसने जमीन को छुआ और एक बड़ी जादुई सर्कल प्रकट हुई। जमीन हिलने लगी। छात्रों के मुंह खुले रह गए। उन्होंने देखा कि एक पूरी इमारत उनके सामने ऊपर उठ रही है। आदमी ने फिर से देरी के लिए माफी मांगी और कहा कि वे जहां चाहें बैठ सकते हैं। छात्र आश्चर्यचकित थे। उन्हें एहसास हुआ
कि यह टेलीपोर्टेशन मैजिक था, लेकिन इतनी बड़ी चीज को टेलीपोर्ट करना उनके लिए विश्वास से बाहर था। ग्रे बैठ गया, सोचते हुए कि शायद एकेडमी चाहती थी कि समारोह इमारत के सामने हो। उसके लिए यह टेलीपोर्टेशन मैजिक का भव्य उपयोग लग रहा था। ग्रे निश्चित रूप से उत्साहित दिख रहा था जब उसने देखा कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी कितनी शक्तिशाली है। छात्रों ने देखा कि वहां बहुत ज्यादा सीटें थीं। केवल 30 छात्रों का चयन हुआ था, इसलिए इतनी सीटें अनावश्यक लग रही थीं। जिस लड़की से वह बात कर रही थी वह हैरान थी कि उसे यह बात नहीं पता थी। उसने माफी मांगी और कहा कि उसने तलवारबाजी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। लड़की ने कहा कि वह समझा देगी। उसने कहा कि जैसा नाम से पता चलता है, एकेडमी दुनिया भर के शीर्ष छात्रों को एकत्र करती है। फिर उसने आकाश की ओर इशारा किया। दूसरी लड़की चौंक गई जब उसने देखा कि ऊपर एयरक्राफ्ट और ड्रैगन उड़ रहे हैं। उसने पूछा, ये क्या है? ग्रे हैरान रह गया जब उसने देखा मैजिक एयरशिप स्ट्रेटो क्वीन। वह एक बार इसमें चढ़ चुका था जब उसने लिक्विडेटर सब्जुगेशन स्क्वाड में हिस्सा लिया था। कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे बड़े एयरशिप्स में से एक है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे इसे सिर्फ एक प्रवेश समारोह के लिए उपयोग कर रहे हैं। वर्ल्ड यूनियन एकेडमी ने ग्रे की सभी उम्मीदों को पार कर दिया। एयरशिप लैंड हुई और छात्र उतरने लगे। अब सभी उपस्थित थे। प्रवेश समारोह शुरू हो सकता था। कुछ समय बाद हेडमास्टर का भाषण समाप्त हुआ। ग्रे बोर्ड दिख रहा था। उसके मन में यह समारोह आम समारोहों से कुछ अलग नहीं था। कार्यक्रम का अगला भाग था हर कोर्स के टॉप छात्रों के अभिवादन। तलवारबाजी कोर्स का टॉप स्टूडेंट लियोनहार्ट को मंच पर बुलाया गया। जब वह अपनी सीट से उठा और मंच की ओर बढ़ा, छात्रों में कानाफूसी शुरू हो गई। छात्रों ने सुना था कि लियोनहार्ट ने प्रवेश परीक्षा में परीक्षक को एक ही पल में हरा दिया था। कुछ ने यह भी कहा कि तलवारबाजी में वह किसी प्रोफेसर से कम नहीं। इस छात्र का नाम है लियोनहार्ट एपीएस। ग्रे उसे ध्यान से देख रहा था। जब वह मंच पर पहुंचा, उसने हेड से पुष्टि की कि क्या वह खुलकर बोल सकता है। हेड्स ने जवाब दिया, हां। लियोनहार्ट ने धन्यवाद कहा। फिर उसने कहा कि उसके पास एक शिकायत है जो वह एकेडमी से करना चाहता है। इससे पहले कि वह उस पर आगे बढ़े, उसने अपने साथी छात्रों और उन सभी लोगों का अभिवादन किया जो उचित तरीके से एकेडमी में भर्ती हुए थे। उसने कहा कि उनके साथ एकेडमी में भर्ती होना सम्मान की बात है। उसने कहा कि उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में स्नातक होना चाहिए जो दुनिया में सार्थक योगदान दे सकें। इसीलिए उसने उन्हें एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि वह उन दिनों की प्रतीक्षा कर रहा है जब वे वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के छात्रों के रूप में एक साथ ऊंचा लक्ष्य हासिल कर सकें। लेकिन उसने यह भी व्यक्त किया कि उनके बीच कुछ ऐसे हैं जो वहां होने के योग्य नहीं हैं। उसने प्रोफेसर एरियल से पूछा कि क्या वह सही है। यह बात उन्हें चौंका गई। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद सभी छात्रों ने कठिन परीक्षा पास की है और भले ही वे उतने मजबूत ना हों जितना वह है, वह नहीं मानती कि उन्हें बाहर करना समझदारी होगी। फिर उन्होंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। लियोनहार्ट ने उसे घूरते हुए कहा कि वह उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने परीक्षा पास करके दाखिला लिया है। उसने कहा कि वह उन छात्रों की बात कर रहा है जिन्हें उसने पिछले दरवाजे से अंदर लिया है, डिवाइन आई विशेष प्रवेश के जरिए। फिर उसने उस विशेष रूप से भर्ती छात्र को सामने आने की हिम्मत दी और आदेश दिया कि वह अपनी यूनिफॉर्म लौटाए और एकेडमी छोड़ दे। माहौल में तनाव भर गया। ग्रे समझ नहीं पाया कि वह इतना शत्रुतापूर्ण क्यों है। फिर उसे याद आया कि लियोनहार्ट ठीक उसके बगल में बैठा था। उसे राहत मिली कि उसे उसका चेहरा नहीं पता था। वह सोच रहा था कि अगर वह आगे नहीं बढ़ा तो वह इसमें नहीं फंसेगा। प्रोफेसर एरियल ने स्वीकार किया कि उस वर्ष के छात्र काफी जीवंत हैं। लियोनहार्ट को ऐसा लगा जैसे कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा। उसने उसे ललकारा और कहा कि वह पिछले दरवाजे से छात्रों को अंदर लेना बंद करे। शुरू में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर पलक झपकते ही वह झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, पूछते हुए कि क्या वह सच में सोचता है कि वह उस बच्चे से ज्यादा मजबूत है। उसका यह कदम अप्रत्याशित था जिससे पूरे एरेना को झटका लगा। लियोनहार्ट चौंक गया। उसने दांत पीसे
उसने कहा, हाँ। फिर पूछा कि क्या वह उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। प्रोफेसर एरियल को उसका आत्मविश्वास पसंद आया और उन्होंने एक शर्त का सुझाव दिया। इससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। उसने अपनी नौकरी और बच्चे के प्रवेश दोनों पर शर्त लगाई। ग्रे को हो रही सारी चीजों से भ्रम हो रहा था। लियोनाहार्ट ने प्रोफेसर एरियल की ओर रुख करते हुए पूछा कि क्या वह उसे विशेष प्रवेश वाले छात्र से लड़वाना चाह रही है। प्रोफेसर एरियल ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वह ऐसा कुछ भी उबाऊ कभी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर ग्रे पूरी ताकत से गया तो लियोनाहार्ट मर जाएगा। एक जिम्मेदार शिक्षक के रूप में उन्होंने कहा कि वह कभी भी उनके जीवन को खतरे में नहीं डालेंगी। लियोनाहार्ट की नसें गुस्से में फूल गईं। उसे अपमानित महसूस हुआ, लेकिन उसने बस इतना कहा कि वह तथ्य बता रही है। इसके बजाय उसने एक सुरक्षित विकल्प सुझाया, एक शर्त जिसमें राक्षस शामिल हों। उसने कहा कि लियोनहार्ट को वैसे भी लोगों की तुलना में राक्षसों से लड़ने में ज्यादा अच्छा लगता है। उसने उसे घूरा, लेकिन माना कि वह उसे अच्छी तरह जानती है। उसने पूछा कि असली शर्त क्या थी। उसने इसे सीधे समझाया। वे दोनों एक एक राक्षस से लड़ेंगे जिसे वह चुनेगी। राक्षस हर राउंड में और मजबूत होते जाएंगे। जो पहले अपने राक्षस को हराने में असफल रहेगा वह हार जाएगा। दांव क्या थे? अगर ग्रे हारता है तो प्रोफेसर एरियल सेवानिवृत्त हो जाएंगी और विशेष प्रवेश वाले छात्रों को निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर लियोनाहार्ट हारता है तो उसे वही करना होगा जो वह कहेंगी। फिर उसने पूछा कि क्या वह तैयार है। लियोनाहार्ट जानना चाहता था कि वे किस तरह के राक्षसों का सामना करेंगे। उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन वह किसी अजीब चीज में फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पहला लक्ष्य बताया, एक डेमन जनरल। फिर उसने चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या यह उसके लिए बहुत आसान है। पूरी कक्षा स्तब्ध थी, लेकिन ग्रे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वह यह सोचकर जिज्ञासु था कि उसने उस राक्षस को क्यों चुना। दूसरी ओर लियोनाहार्ट फ्यूरियस था। उसने चिल्लाकर कहा कि एक डेमन जनरल ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई अकेला व्यक्ति हरा सके। प्रोफेसर एरियल ने स्पष्ट किया कि उन्हें इसे तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूरा 1 वर्ष दिया जाएगा। लियोनाहार्ट भड़क गया। अगर कोई सिर्फ 1 साल में आपदा स्तर के राक्षस को अकेले हरा सकता तो लोग पहली जगह में पीड़ित नहीं होते। उसने उस पर कुछ और यथार्थवादी चुनने के लिए चिल्लाया। अपनी सांस पकड़ने की कोशिश करते हुए उसने एक पल के लिए विराम लिया और फिर उसकी असली योजना को महसूस किया। उसे विश्वास था कि वह जानबूझकर कुछ असंभव चुन रही है, बस इसलिए ताकि कोई स्पष्ट विजेता न हो। लेकिन आत्मविश्वास से उसने घोषणा की कि वह इसके साथ नहीं चलेगा। एरियल मुस्कुराई और एक अंतिम शर्त जोड़ी। अगर मैच ड्रॉ में समाप्त होता है तो लियोनाहार्ट को विजेता माना जाएगा। मूल रूप से अगर ग्रे डेमन जनरल को हराने में असफल रहा तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा और सभी विशेष छात्र निष्कासित कर दिए जाएंगे। उसने उससे पूछा कि वह इसके बारे में क्या सोचता है। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। वह इस भावना को नहीं हिला सका कि शर्त पहले से ही उसके खिलाफ थी। उसने उसकी चुप्पी को सहमति के रूप में लिया। साफ करने के लिए उसने कहा कि यह कोई कमजोर डेमन जनरल नहीं होना चाहिए या ऐसा कुछ भी। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल। फिर एक झटके में उसकी उंगलियों के एक इशारे से एक पंखदार कलम हवा में प्रकट हुई। उसने उससे कहा कि शर्तें पहले ही एक जादुई अनुबंध में लिखी जा चुकी थीं और अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो वह उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। उसने अनुबंध पढ़ा और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। फिर भी उसे पूछना पड़ा, क्या वह वास्तव में मानती थी कि बच्चा जीत सकता है? उसका उत्तर अस्पष्ट था। उसने कहा, कौन जाने। फिर वह चुपचाप अपनी सीट पर लौट आई। अन्य प्रोफेसर एक दूसरे के बीच फुसफुसाने लगे, यह सोचते हुए कि उसके साथ क्या गलत था। कुछ का मानना था कि वह शर्त का उपयोग सेवानिवृत्ति के बहाने के रूप में कर रही थी। यह बहुत दूर की बात नहीं थी। आखिरकार वह अपने प्रमुख समय से आगे निकल चुकी थी। अब ग्रे के पास कोई विकल्प नहीं था। शर्त आधिकारिक थी, लेकिन कुछ उसे परेशान कर रहा था। जब उसने कहा कि समय सीमा पूरा 1 वर्ष था तो उसने पूर्व नामांकन के पहले ही जिसे उसने हराया था उसे क्यों शामिल किया? फिर उसने हमारे एमसी को चुपचाप देखा। ग्रे को एहसास हुआ कि शर्त उसी क्षण सील हो गई थी
जब यह शुरू हुई थी। जब वह उसे घूर रहा था तो उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, उसे चुप रहने के लिए कहती हुई। तभी ग्रे को पता चला। उसने चालाकी से खेला। अंततः उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ और हर कोई अपनी निर्धारित कक्षाओं में चला गया। पहला विषय था बेसिक मैजिक। कुछ लोगों के लिए यह चौंकाने वाला था कि पहले ही दिन व्याख्यान शुरू हो गया, लेकिन एकेडमी के छात्रों के रूप में उन्हें समझना था कि हर एक दिन मायने रखता है। प्रोफेसर ने जादू का उपयोग कैसे करें यह सिखाकर पाठ शुरू किया। यह सबसे बुनियादी विषय था। उन्होंने समझाया कि शरीर में एक छिपी हुई ऊर्जा होती है जिसे एथर कहते हैं, और इसे शरीर की जादुई सर्किट्स के माध्यम से मार्गदर्शन करके स्पेल्स डाली जाती हैं। उन्होंने बोर्ड पर लिखना और समझाना जारी रखा। ग्रे उस कक्षा में था। शुरुआत में उसे चिंता थी कि वह पिछड़ जाएगा, लेकिन यह वही पाठ था जो उसने बूट कैंप में पहले ही सीख लिया था। अब तक सब ठीक था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इतने सारे वर्गों में से वह लियोनाहार्ट के साथ उसी कक्षा में पहुंच गया था। उसने चुपचाप प्रार्थना की कि लियोनाहार्ट को यह न पता चले कि वह डिवाइन आइज स्पेशल एडमिशन वाला छात्र है। प्रोफेसर ने देखा कि ग्रे उदासीन दिख रहा था। उसने उसे डांटा कि केवल 5 मिनट में ही उसका ध्यान भटक गया। हैरान था कि वह सिर्फ एक नजर से पकड़ा गया, जबकि वह सबसे पीछे बैठा था। उसने जल्दी से माफी मांगी। प्रोफेसर ने उसे चुनौती दी। अगर वह इतना आत्मविश्वास दिखा रहा था तो उसे कक्षा के सामने साबित क्यों न कर दे। उन्होंने उसे यह कहकर उकसाया कि उसे बेसिक मैजिक आना चाहिए। ग्रे ने विनम्रता से समझाया कि चूंकि वे तलवारबाजी के कोर्स में हैं, तो शायद अगर किसी को मैजिक नहीं आता तो भी ठीक है। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि भले ही आप युद्ध में मुख्य रूप से तलवार का उपयोग करते हों, फिर भी जादू की बुनियादी समझ जरूरी है, कम से कम इतना कि मैज के साथ तालमेल बिठा सकें। बुनियादी जादू जानना और उन्हें कैसे महसूस करते हैं, यह समझना आवश्यक है। ग्रे को उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर वही स्पष्टीकरण देंगे जैसा उसे बूट कैंप में मिला था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह जो जादू सीखने वाले थे वह भी वही होगा। इसलिए उसने पूछा कि क्या वे एथर बुलेट सीखने जा रहे हैं। प्रोफेसर ने भौहें चढ़ाई और पूछा कि क्या वह पहले से ही इसका उपयोग कर सकता है। ग्रे ने कहा हां। उसे राहत मिली। कम से कम वह कष्टदायक बूट कैंप बेकार नहीं गया था। मौका देखकर प्रोफेसर ने एक मुकाबला तय करने का निर्णय लिया। उन्हें पता था कि लियोनाहार्ट, जिसे वह लियोन कहते थे, वह भी एथर बुलेट चला सकता था। लियोनाहार्ट ने इसकी पुष्टि की। उसने जोड़ा कि एकेडमी में दाखिले से पहले ही वह तलवारबाजी और जादू दोनों का प्रशिक्षण ले चुका था। उसके अनुसार यह जोखिम भरा था कि कोई दूसरा छात्र उससे गंभीरता से लड़े, लेकिन प्रोफेसर को चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि भले ही कौशल में बड़ा अंतर हो, वे सिर्फ एथर बुलेट्स इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई मर जाएगा। और उन्होंने यह नहीं सोचा कि लियोनाहार्ट को अपनी ताकत दबानी चाहिए। फिर प्रोफेसर ने एक बड़ा रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि ग्रे ही उस साल का डिवाइन आई छात्र था। सभी की निगाहें ग्रे की ओर घूम गईं। उसे अब समझ में आ गया था कि वह परेशानी में है। प्रोफेसर ने शैतानी मुस्कान के साथ सब कुछ उजागर किया। लियोनाहार्ट ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसने कहा कि वह ग्रे को दिखाएगा कि चीजें असल में कैसे काम करती हैं और एकेडमी कैसी जगह है। लियोनाहार्ट ने ग्रे को घूरा और कहा कि आगे आए। वे आमने सामने खड़े हो गए। प्रोफेसर ने समझाया कि जैसे ही वह संकेत देंगे, वे एक दूसरे पर एथर बुलेट्स चलाएंगे। ग्रे ने बूट कैंप के दौरान केवल कुछ दिनों तक ही मैजिक का प्रशिक्षण लिया था, और भले ही प्रोफेसर ने कहा था कि यह घातक नहीं होगा, वह जानता था कि चोट तो लगनी ही थी। प्रोफेसर ने मुकाबला शुरू करने का संकेत दिया। लियोनाहार्ट ने हल्के नीले रंग की एक छोटी सी रोशनी छोड़ दी, लेकिन जब ग्रे ने अपना जादू चलाया तो उसके सामने एक बड़ा चमकदार नीला गोला बन गया। अगले पल ने सभी को चौंका दिया। उनके चेहरे जड़ हो गए, यहां तक कि हमारा मुख्य पात्र भी अविश्वास में था। ग्रे का एथर बुलेट लियोनाहार्ट के बुलेट पर भारी पड़ा। उसने लियोनाहार्ट को चीखने पर मजबूर कर दिया। प्रोफेसर ने तुरंत हस्तक्षेप किया और लियोनाहार्ट की रक्षा के लिए एक बाधा बनाई। वह राहत महसूस कर रहा था कि उसने उसे बचा लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बाधा टूट गई। यह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और लियोनाहार्ट को दूर उड़ा दिया। इसने एक शक्तिशाली हवा
और तेज रोशनी पैदा की। अन्य छात्र भी इससे प्रभावित हुए। लियोनहार्ड जोर से चिल्लाया जब वह जमीन पर गिरा। प्रोफेसर उसकी ओर दौड़ा और पूछा कि क्या वह ठीक है। लियोनहार्ड खड़ा हुआ और कहा कि वह ठीक है। प्रोफेसर ने राहत की सांस ली। फिर उसने ग्रे की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि अगर बाधा प्रभाव को कमजोर नहीं करती तो लियोनहार्ड मर सकता था। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि कोई भी प्रोफेसर इतना शक्तिशाली एथर बुलेट नहीं बना सकता था। उसने ग्रे की ओर देखा और पूछा, तुमने अब भी क्या किया? ग्रे भ्रमित था। लियोनहार्ड का एथर बुलेट इतना कमजोर लगा कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह वही जादू है। इससे उसे आश्चर्य हुआ। क्या जो एथर बुलेट उसने सब्जुगेशन स्क्वाड में सीखा था वह एकेडमी वाले से अलग था? उसने पूछा कि क्या शायद उसने गलत जादू इस्तेमाल कर लिया? प्रोफेसर ने कहा नहीं, वह निश्चित रूप से एथर बुलेट था। लेकिन उसने जोड़ा कि ग्रे का एथर बुलेट अलग था। वह सामान्य एथर से नहीं बना था, वह सुपर कंप्रेस्ड एथर से बना था। बाकी छात्रों ने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। प्रोफेसर ने स्वीकार किया कि यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे भी नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर भी ग्रे ने न केवल इसे उत्पन्न किया बल्कि इसे एक जादू में ढाल भी दिया। उसने कहा कि पूरी एकेडमी में ऐसा कोई और नहीं है जो यह कर सके। छात्र फुसफुसाने लगे। यह पहली बार था जब उन्होंने इतना शक्तिशाली एथर बुलेट देखा था। कुछ को अब विश्वास हो गया कि डिवाइन आई प्रवेश का कारण यही था। दूसरों ने कहा कि ग्रे को शुरू से ही मैजिक कोर्स में होना चाहिए था, न कि एक विशेष मामले के रूप में। लेकिन ग्रे के दिमाग में कुछ सही नहीं लग रहा था। सभी जादू जो उसने सब्जुगेशन स्क्वाड बूट कैंप में सीखे थे वे ऐसे ही थे, और अपनी टीम के भीतर भी उसे विशेष रूप से प्रतिभाशाली नहीं माना जाता था। उसने प्रोफेसर से पूछा कि क्या वह मजाक कर रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त अभ्यास से कोई भी ऐसा कर सकता है। प्रोफेसर जोर से हंसने लगे। ग्रे भ्रमित हो गया, खासकर जब प्रोफेसर और जोर से हंसने लगे। फिर अचानक प्रोफेसर ने उसे कंधों से पकड़ लिया, उसके व्यक्तिगत क्षेत्र में आ गए और उससे कहा कि वह मैजिक कोर्स में स्थानांतरित हो जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उसकी सिफारिश करेंगे। उनके अनुसार ग्रे तलवारबाजी की तुलना में जादू में अधिक प्रतिभाशाली था। ग्रे ने विनम्रता से मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसे हमेशा बताया गया था कि वह जादू में अच्छा नहीं है। प्रोफेसर ने उसे ऐसे देखा जैसे वह सबसे मजेदार मजाक सुना रहे हों। उन्हें ग्रे पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई जो एथर कंप्रेशन तकनीक को इतनी अच्छी तरह समझता हो कि सुपर कंप्रेस्ड एथर बना सके, वह सोचता है कि उसके पास प्रतिभा नहीं है। उन्होंने ग्रे को एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला जीनियस कहा, ऐसा कोई जिसे एकेडमी भी एक विलक्षण प्रतिभा कहेगी। उन्होंने जोड़ा कि जिसने भी उसे बताया कि उसके पास कोई जादुई प्रतिभा नहीं है, वह स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, क्या ग्रे वास्तव में सुनिश्चित है कि वह मैजिक कोर्स में नहीं आना चाहता? प्रोफेसर अपने छात्रों की शायद ही कभी प्रशंसा करते थे, इसलिए छात्र चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह किसी की इतनी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने ग्रे पर दबाव बनाना जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर उसके जैसा कोई जादू नहीं सीखेगा तो यह दुनिया के लिए एक क्षति होगी, और यहां तक कहा कि यह खुद जादू के खिलाफ एक अपराध होगा। ग्रे ने एक नर्वस हंसी छोड़ दी। फिर अचानक उसे याद आया कि उसने वास्तव में एथर कंप्रेशन तकनीक के बारे में पहले कहां सुना था। अपने पिछले जीवन में बूट कैंप में किसी ने एक बार समझाया था कि पुराने जमाने में लोग नहीं जानते थे कि ऊड, जिसे जीवन शक्ति भी कहते हैं, अस्तित्व में है। इसलिए ठीक से जादू करना बहुत मुश्किल था। उन्हें अपने शरीर के अंदर एथर को लगातार संकुचित करते रहना पड़ता था और आशा करनी होती थी कि उसका थोड़ा हिस्सा ऊड के साथ मिल जाए ताकि एक प्रयोग करने योग्य जादू बनाया जा सके। नीले बालों और सुनहरी आंखों वाली एक महिला ने उस प्रक्रिया को हास्यास्पद कहा था। अब वर्तमान में ग्रे ने प्रोफेसर से पूछा कि क्या उसने कभी ऊड के बारे में सुना है। प्रोफेसर भ्रमित लग रहा था। वह प्रतिक्रिया ही पुष्टि थी। यह दुनिया अभी भी उसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानती थी। ग्रे को कुछ बड़ा एहसास हुआ। उसने जो कुछ भी सब्जुगेशन स्क्वाड में सीखा था वह भविष्य का ज्ञान था, और उसे पता था कि वह किसे क्या बताए, इसमें सावधानी बरतनी होगी। प्रोफेसर ने विषय पर वापस आते हुए फिर पूछा
कि क्या वह मैजिक कोर्स में ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। ग्रे ने ठीक से झुककर माफी मांगी और समझाया कि उसे तलवारें पसंद हैं। जितना आभारी वह उस प्रस्ताव के लिए था, उसे मना करना पड़ा। प्रोफेसर ने उसके निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन उसने ग्रे से कहा कि अगर वह कभी अपना मन बदले तो वह कभी भी उसके पास आ सकता है। ग्रे ने उसे ईमानदारी से धन्यवाद दिया। फिर प्रोफेसर ने उसे अपनी सीट पर लौटने को कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब से वह ग्रे को कक्षा में ऊबने या जल्दी छोड़ने के लिए डांटेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था यह व्याख्यान ग्रे जैसे किसी के लिए बहुत बुनियादी था। अन्य छात्र प्रभावित हुए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि प्रोफेसर कार्लोस ग्रे के बारे में इतनी ऊंची राय रखते थे। इस बीच लियोनहार्ड उसे ध्यान से देखता रहा। उसने अपनी छाती को पकड़ा। उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए जब उसने ग्रे को प्रशंसा से देखा। उसने उसे लॉर्ड ग्रे कहा। ग्रे की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह सच में थोड़ा डरावना था। उसी दिन बाद में ग्रे को प्रोफेसर एरियल से एक पत्र मिला जिसमें उससे कक्षा के बाद उनके कार्यालय में आने को कहा गया था। अचानक आया यह बुलावा उसे चौंका गया। उसने सोचा कि शायद इसका संबंध प्रोफेसर कार्लोस से है। उसे लगा कि शायद वह भी उसे मैजिक कोर्स में स्थानांतरित करने की सिफारिश करने की योजना बना रही है। जब वह उनके कार्यालय पहुंचा, वह दरवाजे के सामने खड़ा था। इससे पहले कि वह दस्तक देता, प्रोफेसर एरियल ने अंदर से कहा कि यह बंद नहीं है। वह अंदर चला गया, लेकिन फिर उस पर अचानक हमला हुआ। उसने तुरंत अपनी तलवार खींची और आसानी से उस हमले को रोक लिया। जिस लड़की ने उस पर वार किया था वह चौंक गई। ग्रे को एहसास हुआ कि उसने पूरी तरह से अपनी प्रवृत्ति से प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन वह अब भी जानना चाहता था उसने उस पर हमला क्यों किया। फिर उसे उसका चेहरा ठीक से दिखाई दिया और वह चौंक गया। वह जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो।